अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स राउंडअप। दिस इज मीरब ज़ीशान। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैचेस एंजॉय कर रहे होंगे। पीएसएल आईपीएल दोनों आमने सामने जा रही हैं एक ही विंडो में। इस बार दोनों बड़ी लीग्स देखने का हमें मौका मिल रहा है और इसके ऊपर काफ़ी तबसरा भी हो रहा है। कल मैच था कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान और अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़े शानदार अंदाज में मैच अपनी तरफ कर लिया। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो कल आईपीएल में दो मैचेस थे जिसमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच था। पहला मैच जब इनके दरमियान हुआ तो उस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स बाजी ले गए। इस बार मुंबई इंडियंस ने आसानी से मैच अपने नाम कर लिया। इसी के साथ अगर हम बात करें तो एक और मैच था कल, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच जो था वो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान था। एक बड़ा मैच था, मुंबई इंडियंस की होम ग्राउंड थी। सेम हाउ इफ यू टॉक अबाउट कराची किंग्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो कराची किंग्स की भी होम ग्राउंड थी, लेकिन कल वो होम ग्राउंड वाला बेनिफिट या वो फ़ायदा, वो चीज़ नज़र नहीं आई है। उसकी क्या वजह थी, इस पर बात करेंगे। डेविड वार्नर बहुत बड़ा नाम कराची किंग्स के अंदर शामिल है, कैप्टन है, उनकी तरफ से कोई बड़ी इनिंग्स देखने को नहीं मिल रही हैं। उसकी क्या वजूहात हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज़ीशान राना साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी जानिब नाज़रीन हमारे शो की जान, आप सबके फेवरेट हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, कल का मैच आपने देखा, कराची किंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड, व्हाट्स योर फीडबैक अबाउट द मैच? मेरी फीलिंग ये कि कराची किसी और पिच पे बैटिंग कर रहा था और इस्लामाबाद किसी और पिच पे बैटिंग करने के लिए आया था। पिच वाज नॉट ऑल दैट इजी, बट इस्लामाबाद मेड इट लुक लिटिल ईजियर व्हाइल चेजिंग द टारगेट। क्लिनिकल चेज उन्होंने किया, ये नहीं कि उन्होंने थंडरबोल्ट गए इस चेज के पीछे, बट ये है कि दे एट द एंड ऑफ द डे दे क्रॉस द रोप प्रीटी इजीली। कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग विद कराची किंग्स। हालांकि उनकी बॉलिंग जो थी इससे पिछले मैच में बड़ी अच्छी ट्रिगर हुई थी। नबी ने अच्छे बॉल डाले थे, हसन अली वाज बॉलिंग वेल एंड दे हैड गुड सपोर्ट। They didn't bowl bad while defending that title, that target in fact. लेकिन Islamabad seems to be the far superior team in this particular tournament, this particular edition of PSL. और वो एक वाइड टीम लग रही है जो कि लग रहा है कि जिस तरीके से जो मुल्तान सुल्तान्स किसी टाइम पे खेला करती थी ना, कि they would go and beat every side. अभी 6 टीम्स खेल रही हैं और 4 मैचेस उनके हुए हैं ऑब्वियसली डिफरेंट ऑपोजिशन से। They have beaten everyone. तो इस्लामाबाद यूनाइटेड एक और अपने टॉप गियर पे चल रही है और कराची किंग्स टॉप सी टर्वी काम है। जिस टाइम पे उनकी बॉलिंग परफॉर्म करती है, उनकी बैटिंग में जो है ना, लॉट इज येट टू बी डिसाइड। टिम स्टाइफर्ड नॉट वेरी कंसिस्टेंट, हालांकि उसने बड़ा अच्छी सीरीज़ खेली थी इससे पहले, इंटरनेशनल जो खेलता आ रहा था। दैन इफ़ यू टॉक अबाउट द अदर गाय, वार्नर पिछली इनिंग्स अच्छी खेले, इस मैच नहीं खेले। वही जो ऊपर का फ़र्क रह गया था, अगर वो उसको पूरा करते तो थिंग्स कुड हैव गॉन मच बेटर। कराची किंग्स हैव अ लॉट टू पॉन्डर अबाउट। और एट द सेम टाइम इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो उनके बैटर्स ने कोई बहुत 130-140 के स्ट्राइक रेट से स्कोर नहीं किया, लेकिन whosoever played they chipped in with runs at 105, 106, 10 के स्ट्राइक रेट से और बड़े आराम से मैच ले गए। तो इस्लामाबाद is at a very comfortable zone. On the other hand, all the other teams besides लाहौर कलंदर। अच्छा, वेरी फेयर एनालिसिस इफ आई टॉक अबाउट दैट, क्योंकि अगर हम देखें स्कोर कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, लो स्कोरिंग मैच था। बिल्कुल लो स्कोरिंग नहीं था, लेकिन ये है कि अगर आपके पास 120 बॉल्स हैं, अगर आप एक अच्छा मैच खेलते हैं तो आपके पास लेवरेज होता है कि आप अच्छे रन बना सकते हैं। इफ़ यू आर मेकिंग 128 और वो दूसरी टीम के लिए वो बनाना इतना मुश्किल नहीं है, तो फिर आप यही सोचते हैं कि शायद आप ठीक से बैटिंग नहीं कर पाए हैं, शायद कोई एक भी प्लेयर आपका कोई बॉल अच्छी इनिंग्स नहीं खेल पाया, सो थिंग्स बिकम्स डिफरेंट। हाफिज़ साहब, कल का मैच इन आँखों के अलावा अगर दिमाग से देखें तो कैसे देखते हैं? पूछें, बताएं हाफिज़ साहब। कल का मैच था, कोई बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं देखी हमने कराची किंग्स की तरफ से। अच्छी टीम है, अच्छे नाम भी हैं इसके अंदर। कल होम ग्राउंड भी था, कंडीशन भी अगर देखें तो नाइट मैच है, दोनों के लिए सेम थी, कोई ऑपोजिट कंडीशन नहीं थी, लेकिन फिर भी हम डेविड वार्नर को भी बहुत ज़्यादा रन्स बनाते हुए नहीं देख रहे। क्या रीज़न है कि मतलब बल्ला उस तरह से नहीं चल रहा जिस तरह से चलना चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि वार्नर अभी उस टच में नहीं है जो वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए आए हैं। और पहला मैच जब वो खेले थे, जब लाहौर के ख़िलाफ़, और जिस अंदाज से वो शाहीन आफरीदी को खेलने की कोशिश करते रहे, तो वो वहाँ से नज़र आया कि शायद वो उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। हालांकि वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं और सारी ज़िंदगी उनकी दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स को खेला उन्होंने, लेकिन वो उतने ज़्यादा टच में नहीं थे। कॉन्फिडेंस लेवल भी आप कुछ भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जब आप नीचे उतर रहे हों खेलने के लिए तो कोई ना कोई तो मसला होता है। फिर कराची मजमूई तौर पर अगर आप देखते हैं तो अभी शायद कॉम्बिनेशन अपना तलाश कर रहे हैं, क्योंकि नबी को बाद में प्लेइंग 11 में शामिल किया, ठीक है, हसन अली के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मीर हमज़ा बाद में टीम में शामिल होते हैं, पहले वो नहीं होते हैं। तो अभी कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिशें कर रहे हैं, और अगर वो ऐसे ही और क्लिक नहीं करेंगे उनके टॉप प्लेयर्स टाइम के ऊपर, तो फिर मुश्किलात होती हैं आपके लिए। कल के मैच में भी देखते हैं
120 समथिंग के टारगेट के पीछे जब आप जाते हैं तो जो जिस कंट्रोल के साथ और चैनल बॉलिंग की ज़रूरत होती है उस पिच में, उसमें वो करने में नाकाम रहे हैं हसन अली भी और उनके साथ साथ मीर हमज़ा भी। इतने शॉर्ट बॉल, और जब आप टांग पे शॉर्ट बॉल करते हैं, आपका फाइन लेग ऊपर है, तो फिर आप उससे कोई तवक्को नहीं कर सकते कि वो बैट्समैन आपको छोड़ेगा। तो जिस गेंदबाजी की ज़रूरत थी कंट्रोल के साथ और एक्यूरेसी के साथ, वो करने में कामयाब नहीं हुए हैं। जिस लाइन के ऊपर उस पिच की डिमांड थी बॉल करने की, उसमें वो नहीं की। अगर वो करते तो हो सकता है कि कुछ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकलती इस्लामाबाद यूनाइटेड की। जो अच्छे बॉल हुए हैं उस पर बैट्समैन फंसे भी हैं, तो बैट्समैन को मुश्किलात नहीं हुई हैं। अगर आप शॉर्ट बॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो पिच में मदद है वो आप उसको उठाने में नाकाम हो रहे हैं। तो एक उसकी वजह ये है कि जो जब आप 120 समथिंग के टारगेट को डिफेंड कर रहे होते हैं तो आपको बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की ज़रूरत होती है और कंसिस्टेंसी के साथ आपको विकटों की भी ज़रूरत होती है। तो वो दोनों चीज़ें नहीं हुई। तो फिर इस्लामाबाद आप देखें कि तब्दीलियाँ उन्होंने भी की हैं। आज़म खान ओपन आ गए, हालांकि वो नंबर 5 पर खेलते हुए दिखाई देते हैं, 4-5 मिडल ऑर्डर में वो ऊपर आए, वहाँ पर उन्होंने बैटिंग की। साहबजादा फरहान ज़्यादा लंबा नहीं खेल पाए, कॉलन मुनरो भी उसमें नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने चेज़ किया अच्छे अंदाज में। और जब आपके पास 120-25 हों जिसको आपने हासिल करना हो, तो फिर आप कभी भी दबाव नहीं आता आपके ऊपर कि आप 8 रन से शुरू किया 10-12 पे चले गए, तो आपको हर ओवर में बाउंड्रीज़ की ज़रूरत होती है। तो वो दबाव नहीं था, और ये वाज़ेह तौर पर उसका नज़र आया कि जब वो शादाब और आज़म खान बैटिंग कर रहे थे, डॉट हो रहे हैं 2, 3, 4, 5 बॉल भी अगर डॉट हो रहे हैं तो उनको जल्दी नहीं है ना परेशानी है, क्योंकि 120 समथिंग रन्स हैं। एक ओवर अच्छा लगेगा तो वो इतना फ़र्क पड़ जाएगा कि बॉलिंग साइड टीम से निकल जाएगी। सो जो उससे पहले जो बैटिंग थी, अगर उनकी बैटिंग को भी देखते हैं तो वो भी कोई इतनी ज़्यादा उस लिहाज से, आप 19वें या 20वें ओवर में जब पहला छक्का लगे तो फिर आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि, और वो भी अब्बास आफरीदी आकर लगाए नीचे से, ठीक है, और वो भी उनके स्लॉट में बॉल हो गए। अगर बॉल थोड़े से शॉर्ट होते, पीछे होते, तो शायद अब्बास को मुश्किल होती, क्योंकि वो स्लॉट में बॉल थे, एक फुल टॉस मिल गया तो उन्होंने जो बाउंड्रीज़ निकाली वो उस पर निकाली। तो कराची ने बुरी क्रिकेट खेली है खासी, दोनों शोबों में खेल के, बैटिंग करते हुए भी और बॉलिंग करते हुए भी। और जब आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे, जो कि ज़्यादा बेहतर टीम अपने रिसोर्स के एतबार से, तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ अच्छा मैच जीतने के लिए आपको बहुत अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी, लेकिन इस्लामाबाद के लिए भी अभी वो वाला टाइम उनके ऊपर नहीं आया कि जिस दिन उनके ऊपर से 2-3 बैट्समैन जल्दी आउट होते हैं, तो इतने ज़्यादा ऑलराउंडर्स के साथ ना आप ऑलराउंडर्स के लिए मुश्किल हो जाता है जब आप प्रेशर में आते हैं। और ये वो ऑलराउंडर्स नहीं है जिनको आप ये कहें कि बैटिंग इनकी बहुत अच्छी है, ये ऑलराउंडर्स हैं, बॉलर्स हैं जो कि साथ में बैटिंग कर लेते हैं। तो जब आप प्रेशर में जाएंगे, इस तरह इनके जो ऑलराउंडर्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, जिनके ऊपर ये बड़ा इन्हिसार करते हैं और उनका वो कार्ड चाल भी रहे हैं, लेकिन जब प्रेशर में जाएंगे फिर मुख्तलिफ हो जाती हैं चीज़ें। फिर आपके थॉट प्रोसेस को, आपकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं बैटिंग की, जो सोचने का अंदाज़ है बैटिंग करते हुए, वो बदल जाता है। तो अब गलतियों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी तक की जो वो क्रिकेट खेल रहे हैं वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके पास वसाइल हैं ज़्यादा बेहतर और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब टेस्ट होंगे अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, फिर वो डिलीवर करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन अब तक तो वो ठीक खेल रहे हैं। बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का वैसे भी पलड़ा भारी था, अगर आप पुराने मैचेस, हेड टू हेड मैचेस देखें उसमें, लेकिन ये है कि वो टीम देखें उसमें उस तरह से प्लेयर्स की शफलिंग भी रही है, कंसिस्टेंसी नहीं थी। प्लेयर्स को हमने बदलते हुए देखा है हर सीज़न में तकरीबन। इस अगर आप कराची किंग्स की बात करते हैं, इस बार उनकी टीम डिफरेंट थी, लेकिन यह है कि फिर भी वो हार का जो तसलसल है वो किसी हद तक सेम रहा है। इट मीन्स कि आपका माइंड सेट कैसा है जब आप टीम्स को लेकर चलते हैं। राना साहब, अगर हम कंपैरेटिवली देखते हैं, हमें एक बड़ी कंसिस्टेंटली एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो साहिबजादा फरहान की भी नज़र आ रही है। कल के मैच में ऑल्दो उन्होंने 30 रन हार्डली बनाए हैं, लेकिन ये है कि अगर आप देखें तो वो एक T20 में एक कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। उनके बेहतर रन्स हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप बाकी प्लेयर्स को जो उनके साथ खेल रहे हैं आप उन्हें देखते हैं। तो साहिबजादा फरहान की एडिशन अगर टीम में होती है, आगे हमारी बांग्लादेश सीरीज़ भी हैं, फिर आगे हमारा एशिया कप भी है, अगर हम उनको अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाते हैं, नंबर 1 क्या बनाना चाहिए, नंबर 2 बनाते हैं तो फिर किसकी जगह पे बनाएंगे? देखिए, ये जो लास्ट आपको क्वेश्चन है ना कि किसकी जगह पे बना सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्लॉट्स। आपने जो टीम आप लेके गए थे न्यूजीलैंड में, यू टुक अ टीम व्हिच वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन लॉट ऑफ यंगस्टर्स। हसन नवाज था, इस तरह के लड़के जो ओपन कर रहे थे। लेकिन साहिबजादा फरहान इज नॉट अ न्यूबी, ही हैज बीन इन द सर्किट फॉर द लास्ट 9-8 odd years.
साबिर फरहान की परफॉर्मेंसेज अगेंस्ट द टीम्स एट डोमेस्टिक सर्किट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम. फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग इट इज़ अगेन अ डिफरेंट बॉल गेम. इस पे आपके ऊपर इतनी वर्किंग ज़्यादा नहीं हुई होती. और देन अगेन वो वैसे भी अपने माइडस टच में है, बल्ले बॉल आ रहा है, लेकिन आप कल की अगर उनकी इनिंग्स देखेंगे तो व्हेन यू टेक योर बॉटम हैंड ऑफ द बैट ना, ये आपका बॉल टाइम नहीं हुआ, ये बॉल आप पे स्कूप हुआ, ये स्टॉप हो गया. आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की एप्लीकेशन जो है ना एट अ बिगर स्टेज, उसके अलावा साबिर फरहान की गेम में अगर आप देखें इन फ्रंट ऑफ दिस क्वालिटी ऑफ अटैक तो ही विल रॉक द बोट. वो तो मसला कोई नहीं है. उसको हमेशा इशू वहाँ पर आएगा जो एक तो इंटरनेशनल स्टेज पे खेल रहे हो. ही हैज़ माइंड यू हैज़ ऑलरेडी प्लेड 9 मैचेस फॉर पाकिस्तान, तो रिप्रेजेंटेशन उन्होंने की हुई है. अब उनको एक सीरीज़ और दे दी जाए तो आई एम ऑल अप फॉर गिविंग अ चांस, बिकॉज हमारे पास ये डोमेस्टिक सर्किट ही है. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट PSL की परफॉर्मेंस करेंगे तो आगे जाएंगे, क्योंकि PSL में भी जो प्रोडक्ट्स आती हैं इन फ्रेंचाइजीज़ की नहीं होती, डोमेस्टिक से खेल के आगे अपने को परफॉर्म करके लेके आते हैं और टीम के लिए भी क्वालिफाई करेंगे. येस इट कैन बी टाइसिंग ऑन द केक, लेकिन साबिर फरहान को मैं ये कहूँगी इस टूर्नामेंट में बच्चा खेल गया तो उनको आप कर लें, किसी भी प्लेयर को वारंट कर लें. नॉट द केस, क्योंकि मेरे नज़दीक डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ डिफ़िकल्ट. To score in the domestic matches is difficult than scoring runs at the franchise level, because for example इस लीग से उठते हैं, किसी भी लीग में जाके खेलते हैं, हार्डली आपको 3 दिन मिलते हैं हर्डल अप करने के लिए टीम के साथ. कितना आप अगले को स्टडी कर रहे हैं, कितना आप अगले की बात सुन लेंगे. बट फॉर नाउ साबिर फरहान द वे ही इज़ प्लेइंग इन पाकिस्तानी कंडीशंस, आई थिंक ही शुड बी गिवन अ चांस फॉर एटलीस्ट अ सीरीज, ताकि हमें पता लग जाए कि वेदर ही स्टिल हैज़ दैट थिंग इन हिम और नॉट. जो लड़का डोमेस्टिक मैच खेला है, नो मैटर कैसा भी खेले, हमारे बॉलर्स वही हैं जो हैं, तो मैं तो कहता हूँ उसको भी चांस मिलना चाहिए. लेकिन सिर्फ एक PSL की परफॉर्मेंस पे कि वो अच्छा कर जाए, दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी टू बी. कि आपको वारंट कर ले कि आप इंटरनेशनल सीन में आके परफॉर्म कर रहे हैं. अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमने PSL की बेस के ऊपर जो हमें टैलेंट मिला था 2017 में, हमने उसको चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा भी बनाया था और उन्होंने हमें रिजल्ट्स भी निकाल के दिए थे. ही मस्ट हैव डन समथिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. PSL का तब क्वालिटी बहुत हाई लेवल पर जा रही थी, वाज गोइंग एट नॉचेस. उस टाइम पे 15, 16, 17 में हमारे पास अच्छे आ रहे थे. और जिनकी आप हसन अली की बात कर रही हैं, 2015-16 में वो उसने पाकिस्तान का टूर साउथ अफ्रीका का किया था, हसन अली. और हसन अली जो है उसके बाद से वो टीम में आके उसने अपने आप को हाईलाइट किया. जैसे हम कहते हैं बाबर को स्टेज मिला, हसन को मिला, ये सारे प्लेयर्स पहले भी परफॉर्म करते आ रहे थे एज ग्रुप में, उसके बाद ये आगे आए थे. तो यस तब था, और तब क्वालिटी ऑफ अटैक भी बहुत ज़्यादा थी, कंपटीशन बहुत हार्ड स्टेप था. आमिर खेला था, वहाब था, वी हैड जुनैद खान भी खेलता था उसने, बल्क ऑफ बॉलर्स. उमर गुल वाज स्टिल बॉलिंग एट द टाइम. तो तब का और अब का तब भी चैनल था. शाहीन अफरीदी लाहौर कलंदर से खेलता, उससे पहले शाहीन अफरीदी वाज एनीवेज प्लेइंग फॉर अंडर 15, अंडर 16, अंडर 19. तो ये तब की ब्रीड और थी. इस टाइम पे जो है अगर हम कहते तो दैट इज़ टू मच टू आस्क. राइट. मैं अगर देखूं कि PSL की बेस के ऊपर जब भी कभी बात हुई है तो हम बड़ा क्रिटिसाइज़ करते थे इस चीज़ के ऊपर कि PSL की बेस पे आप सिलेक्शन कर रहे हैं, आपको डोमेस्टिक की बेस पे सिलेक्शन करनी चाहिए, आपको डोमेस्टिक के मैचेस को तवज्जो देनी चाहिए, आप PSL को क्यों बेस बना रहे हैं, प्लेटफॉर्म बना रहे हैं. लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि हमें पहले PSL में कुछ बहुत ही नुमायाँ चीज़ें नज़र आ भी जाती थी. लास्ट ईयर मुझे याद है ख्वाजा नाफे का बड़ा जिक्र हुआ, लेकिन ये है कि अब जाकर हमें वो एक क्वालिटी एकदम से नज़र नहीं आ रही. डिस्पाइट अगर मैं बात करूँ अली रज़ा, हमें एक अच्छा लड़का नज़र आ रहा है, आकिफ जावेद हमें बेहतर ऑप्शन नजर आ रही है. हाफिज साहब, अगर इन 2 प्लेयर्स को हम शामिल करते हैं, अगर बोर्ड सोचता है कि इनको शामिल करना है, क्या ये अच्छा फैसला होगा कि इनको शामिल किया जाए टीम के अंदर, और फिर किसकी जगह पे शामिल किया जाएगा? देखिए बात यह है कि आकिफ जावेद तो पहले ही पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं, बिल्कुल. ठीक है जी. अली रज़ा एक नौजवान उभरते हुए बासलाहियत खिलाड़ी हैं. अंडर 19 टीम से वो खेलते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान की एज क्रिकेट से, जो डेवलपमेंट स्क्वाड्स होते हैं. तो जब आपने शामिल करना होता है तो फिर जगह का नहीं आप सोचते कि किसकी जगह पे शामिल करना है. फिर आप इस चीज़ का तज्जिया करते हैं, जायज़ा लेते हैं ये जो खेल रहे हैं उनसे कितना बेहतर है, और क्या ये अगर किसी को निकालते हैं कि उसकी जगह पे आकर अपना काम करेगा या नहीं करेगा. ठीक है, ये कोई सवाल नहीं पैदा होता उन लोगों के लिए जिन लोगों ने टीम की सिलेक्शन करनी होती है. यार इसको किसकी जगह पर डालें. जिसने आना होता है उसकी अपनी जगह होती है, वो अपनी जगह पर आता है, किसी की जगह पर नहीं आता. वो जिसने सेलेक्ट करना होता है उसको पता होता है कि ये मैंने वकार यूनुस बाहर बैठते थे, शोएब अख्तर खेलते थे ना, तो पूरा वर्ल्ड कप 99 का उन्होंने बाहर बैठ कर देखा, एक मैच सिर्फ खेले, तो वो जगह बनाई ना शोएब ने अपनी. तो ये किसी की जगह वाला सवाल जो है, ये सिलेक्शन कमेटी को अगर इस तरीके से सोचेगी तो वो कभी भी किसी को सिलेक्ट नहीं कर पाएगी. और यार इसकी जगह पे आ जाएगा तो क्या कर देगा. बिल्कुल सही बात. तो ये जो उन लोगों ने सेलेक्ट करना होता है उनको इसका बगौर जायज़ा लेना चाहिए और उनके इल्म में होना चाहिए कि ये क्या हो सकता है. आकिफ पहले ही पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो चुके हैं. आखिरी मैच जो उन्होंने खेला उसमें उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, रन हुए उनको ज़्यादा. तो उनको अपनी कारकर्दगी में तसलसल लाना है, बेहतर अंदाज से बॉलिंग करनी है. अली रज़ा भी जो ये वाला आखिरी मैच खेले
उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया, लेकिन उससे पहले जो मैच खेले उसमें उनके रन्स हुए थे। सो ये अभी नौजवान है। खुशाइन चीज़ ये है कि वो बड़े अच्छे रवैये के साथ गेंदबाजी करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, बजाय चेंज ऑफ पेस में। जब यहाँ पर एक ऐसे दौर में जहाँ पर ज़्यादातर आपको चेंज ऑफ पेस नज़र आता है, वो अपनी हाई पेस के ऊपर इन्हिसार करते हुए मुसलसल तेज़ गेंदबाजी करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये अच्छा है। अब जैसे जैसे उनको क्रिकेट मिलती जाएगी, पाकिस्तान के सेटअप में रहेंगे, अल्लाह करे कि वो ठीक रहें और बेहतर तरीके से आगे बढ़ें, अपनी ग़िज़ा पर काम करें, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर काम करें, अपनी लंबी बॉलिंग के ऊपर काम करें। तो पाकिस्तान के लिए अब तक तो जो उनकी गेंदबाजी है, उनका कंट्रोल अच्छा है, सीम उनकी बड़ी अच्छी पड़ती है। और ये अंडर-19 के लेवल पर खेल रहे थे उस वक्त भी यही बात हुई थी कि ये अच्छे हैं। इयान बिशप जो कि एक बहुत शानदार कमेंटेटर हैं और वेस्ट इंडीज़ के बहुत अच्छे गेंदबाजों में उनका शुमार होता है, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में इनकी तारीफ़ की, तो उन्होंने तो ट्वीट भी कर दिया था। सो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि एक अच्छे फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के लिए जितने आएंगे तो उतना ही अच्छा होगा पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए भी। और ख़ुद अगर PSL खेल रहे हैं या कोई भी टूर्नामेंट जो नेशनल लेवल का हो रहा है, किसी भी सतह पर खेल रहे हैं, तो आपके जब कंपटीशन लेवल बढ़ेगा, मुकाबले की और मुसाबकत की फ़िज़ा में इजाफ़ा होगा, तो उसका मजमूई तौर पर आपको फ़ायदा बैनुल-अक़वामी सतह पर आपकी कौमी टीम में होता है। बिल्कुल सही बात है। इसी से एक और बात याद आई कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र हम कर रहे थे पहले, जो कि इंडिया ने भी अपना अनाउंस किया। इंग्लैंड सीरीज़ है इंडिया की, और उसमें उन्होंने श्रेयस अय्यर की अगर मैं बात करूं, उनकी वापसी और ईशान किशन की वापसी की है उन्होंने। और ईशान किशन की वापसी देखें, दो ही चीज़ें हैं, या तो ये है कि PSL अगर आप IPL में देखते हैं तो IPL में तो उनकी एक ही सेंचुरी है, उसके बाद तो आपको उनकी मतलब वो बैलेंस नज़र नहीं आया इनिंग्स के अंदर। बट अगर हम उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो ईशान किशन एक बहुत अच्छा प्लेयर है, ये बात समझ में आती है। उनके डिसिप्लिनरी इशूज़ की वजह से उनको रेस्ट करवाया गया या उनको मतलब निकाल दिया गया, अगर मैं साफ लफ्ज़ों में कहूँ, लेकिन उसके बाद दोबारा शामिल करने की बात हो रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ये मेडन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें नीतीश कुमार रेड्डी है, हर्षित राणा है, अभिषेक शर्मा है, वरुण चक्रवर्ती भी है। तो ये प्लेयर्स को इन्होंने अभी रिसेंटली जो है वो शामिल करने के बारे में सोचा है। कैसे देखते हैं इस एडिशन को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दो बंदे जिन्होंने रीइंडक्ट किया है ना कॉन्ट्रैक्ट में इंडिया ने, ऑब्वियसली यहाँ से बैठ के मैं ये कह सकता हूँ कि इधर इट्स अ पॉलिसी शिफ्ट, बिकॉज इन दोनों ने वाइट बॉल को प्रेफर किया था बैक इन टू 2020-23। ईशान किशन एज वेल एज अय्यर, ये दोनों थोड़ा सा डोमेस्टिक को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। एंड ये का सिस्टम ऐसा है, आप डोमेस्टिक को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, फिर आपको वो इंपॉर्टेंस नहीं खेलना पड़ेगा, आपको खेलना पड़ेगा। अय्यर हैज़ परफॉर्म प्रीटी वेल फॉर द लास्ट 6-7 मंथ्स, लेकिन अभी अगर हम फिर इसी IPL की बात करें तो लास्ट 4-5 मैचेस में उसका बल्ला नहीं चला जिस तरह ईशान किशन का नहीं चला। चैंपियंस ट्रॉफी में चल गया था। हाँ, आई थिंक ईशान किशन का जो है उसकी शायद वजह ये भी हो सकती है कि पंट उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, हालांकि KL राहुल रेडी बैठा हुआ हर जगह पर। ये एक अच्छी इलेक्शन है। KKR से था, चूँकि हर्षित राणा और उसने बॉलिंग भी अच्छी की है, तो उसको तो एक ऑटोमेटिक, बिकॉज यू हैव दैट मच ऑफ ट्रस्ट, उसको आपने उसमें कर दिया है। रेड्डी ने एक मैच सिंगल हैंडेडली जब टेल के साथ बैक किया था BGT में, तो दोज आर फ्यू थिंग्स। बाकियों के बारे में नॉट प्रीवी टू देयर परफॉर्मेंसेस। अभिषेक शर्मा के बारे में तो ऑब्वियसली उसके प्लेस नेम, आई थिंक ही वाज एन ऑटोमेटिक सिलेक्शन इनटू दैट। हाँ, अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लाके उसमें रेड बॉल क्रिकेट का कितना बीफ है पड़ा हुआ, ये नहीं आपको मुझे आइडिया, बिकॉज ही सीम्स टू बी अ वेरी गुड प्लेयर व्हेन ही इज प्लेइंग इन हैदराबाद। तो ठीक है, 33-34 की एवरेज है वो IPL में तो स्कोर कर रहा है, किसी और जगह 23-24 की एवरेज पे चला जाता है, बट ही इज समवन हु कैन शिफ्ट द मैच एनी टाइम एनी गिवन डे। तो आई थिंक ऐसे आपको प्लेयर्स, अब क्योंकि इंडिया हैज़ टू लुक बियॉन्ड नाउ देयर द करंट मेगा स्टार्स, तो आई थिंक अभिषेक शर्मा जो, उसमें एक लड़का ऐसा है, बच्चन आगे दिन में, कि वो लड़का जो है ना उसको शूज़ को फिल करता है, जिसना यशस्वी जायसवाल करता है, जिसना आपका गिल करता है, जैसे कि आपके और प्लेयर्स आ रहे हैं, तो उसमें वो टॉप 3-4 में है, जिसमें कि वो ही कैन नॉक एट द डोर्स। बिल्कुल सही है। एक मैं पार्ट ऐड करना चाह रहा था बॉलिंग के हिसाब से। आपके जितने भी नए बॉलर्स आ रहे हैं ना, अभी हाफिज साहब ने कहा अली रज़ा एक्शन बॉलिंग कर रहा है, सीम भी लेग स्लिप पे लेके जाता है। सर ये क्रीज से ना क्लोज नहीं होके बॉल ज़्यादा कर रहे लड़के। अगर आप देखें ना, हुनैन को भी देखें, इनको जिस तरह वो होता है ना हमारा तुरा इम्तियाज़ से विकेट के क्लोज आके बॉल करना है, ये वैसे नहीं कर रहे। तो मैंने कहा ये मैं बात थोड़ी सी यहाँ डिस्कस ज़रूर करूँ। हमारे ये फास्ट बॉलर्स हैं लिटिल वाइडर ऑन द क्रीज से कर रहे हैं बॉल,
और खैर उसके बारे में तो बात हम कर चुके हैं, ये लड़का जो आकिफ है, निशान साहब, ये ज़रूरी चीज़ है, लाइक इज इट कंपल्सरी? इट इज समथिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट बॉलिंग के साथ। लाइक क्योंकि देखिए अब हर शख्स है, उसका एक अपना अंदाज है। अगर मैं बात करूं, मुझे क्योंकि ज़्यादा इसके बारे में खैर इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं इसी में गलत बात करूं, लेकिन मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि हर शख्स की एक अपनी टेक्निक है, अपनी आसानी है। अगर आप देखें जसप्रीत बुमराह को अगर कोई कहता कि तुम जिस अंदाज में बॉलिंग कर रहे हो ये अंदाज ठीक नहीं है या तुम्हारे लिए नुकसानदेह, तो वो शायद आज जसप्रीत बुमराह ना होता। उसने खुद भी कहा अपने इंटरव्यू में कि मुझे मेरे कोचेस ने कभी भी चेंज होने के लिए नहीं कहा। आई डोंट नो हाफिज साहब, ये क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फॉर अ फास्ट बॉलर? क्रीज का यूज़ करना होता है। इसमें जो दुनिया के मुख्तलिफ फास्ट बॉलर्स हैं वो करते रहते हैं कि वो कभी वाइड चले जाते हैं, ठीक है, कभी अंपायर के पास से गुजर के स्टंप्स के करीब से कर रहे होते हैं, वो एंगल चेंज करते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट करने करते हैं। देखें ना, एक बैट्समैन आपको सीधा इसी जगह से खेल रहा है, आपने उसका आई कांटेक्ट ये है, तो अगर उसका आई कांटेक्ट ये आ गया तो फ़र्क पड़ता है ना। सो ये इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। वसीम अकरम को आप देखें, वकार यूनुस, वसीम अकरम को इवन देखें, जब वसीम अकरम बॉल कर रहे होते हैं सम टाइम आपको लगेगा बिल्कुल बाहर से हैं, फिर वो करीब से आ जाते हैं। तो ये तब्दील करते रहते हैं फास्ट। इवन ज़हीर खान को भी देखें, ज़हीर भी मतलब सम टाइम वो आपको लगेगा कि बिल्कुल अंपायर के करीब से गुजरते हुए उस एंगल के ऊपर आ रहे हैं, सम टाइम वो बाहर से जा रहे हैं। तो ये करते हैं फास्ट। तनवीर के बारे में भी मैंने ये चीज़ गौर की, वो डिफरेंट बॉलर, रॉन्ग फुटेड था, क्योंकि उनको मैंने देखा कि वो कभी यहाँ से आके बॉल करा रहे हैं, कभी यहाँ से आके, लाइक उनका बड़ा क्लोज टू स्टंप्स ना, आप एलबी को इक्वेशन बड़ा ले आते हो, आपकी प्रिसीजन बड़ी अच्छी होती है, आपका बॉल हल्का से भी टेल इन करता है ना, आपको बहुत डिफिकल्ट होता है। अंपायर भी, आपका हाथ भी स्क्रीन भी है, तो इट कैन ऐड टू योर आर्मरी एक्चुअली। सो यू मीन कि ये चीज़ इनमें होनी चाहिए, आनी चाहिए वक्त के साथ। क्रीज का इस्तेमाल है ना, जैसे जैसे आप खेलते जाते हैं। अब इसमें ये है कि अगर कोई एक टाइम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है किसी एक जगह से, तो आप बाज़ औक़ात उस तरफ नहीं सोचते हैं, लेकिन जब आपको विकेट्स नहीं मिल रहे होते हैं तो फिर आप मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, फिर आप एंगल्स इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, आप कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ करते हैं। बैट्समैन भी ऐसे करते हैं। अगर आपको एक जगह से एक शॉट आपका रोक लिया, ब्लॉक कर दिया ना, तो फिर आप बैट्समैन कोशिश करते हैं कि मैं इसको इसका रास्ता क्या है, ठीक है। तो जैसे आज स्ट्राइक रेट की बात होती है तो लोग गए हैं ना बड़े शॉट्स के ऊपर, एक्सटेंशन में गए हैं। इसी तरीके से फास्ट बॉलर्स जब अगर अब चूँकि ज़्यादा बात पाकिस्तान में शाहीन और नसीम की होती है तो ये वाइड रहते हैं क्रीज से, तो जब मुश्किल वक्त में आएंगे तो फिर हो सकता है वो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, यार मैं किस तरीके से क्रीज का इस्तेमाल कर सकता हूँ, या उसी जगह से वापस आ जाते हैं, क्या उसको कहते हैं। हालाँकि अगर शाहीन को देखते हैं तो वो वाइड रह के भी वो सारा का सारा टारगेट वो उसका स्टम्प्स को ही होता है, ठीक है, तो वो टारगेट तो स्टम्प्स को ही कर रहा होता है। तो ये जब आप नहीं कुछ कामयाबी आपको मिल रही होती है तो आप मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। अली रज़ा जो है ये अच्छे फास्ट बॉलर हैं, हो सकता है कि चूँकि इनका स्विंग भी होता है। आप हसन अली को भी देखें, आज बाद आपको लगेगा कि वो मुख्तलिफ अंदाज में बॉलिंग कर रहे हैं, चूँकि वो रिवर्स करते हैं, उनकी सीम पोजीशन बड़ी अच्छी होती है जब वो रेड बॉल खेल रहे हैं। यहाँ पर भी उनका ये जो कराची के मैचेस वो खेल रहे हैं, ये जो यहाँ पर भी खेला है, यहाँ पर उसका रिवर्स हो रहा है। और अच्छी फिटनेस के साथ वो खेलते रहें तो वो उनमें भी आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं क्रीज़ के इस्तेमाल की। तो ये फास्ट बॉलर्स करते हैं, राइट। ज़ीशान साहब, आज मैच है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। कराची किंग्स को एक बार फिर से आप समझ लें अपने ही मैदानों में मैच मिल गया है और अगले ही दिन मिल गया है। रेस्ट का ज़्यादा वक्त नहीं मिला। एक तरह से देखा जाए तो वो कल उन्होंने जो उनके मुताबिक जो गलतियाँ उन्होंने की होंगी शायद आज वो उनको बेहतर करने की कोशिश करें, और पेशावर ज़ल्मी है आपके सामने, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्रॉब्ली जो उनके टॉप के 2 विकेट्स गई थी ना, एक तो वार्नर को बॉल नसीम शाह का पड़ा था, वो तो सीम करके अंदर आ गया था, उसके इतना बड़ा गेट बन गया था, आई मीन। दूसरा जो स्टाइफर्ड की विकेट थी वो टॉप एज उसका लगा था, उसने बाउंस को शायद एडजस्ट नहीं किया। लेकिन मैं इन दोनों की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये 2 ऊपर के जो बैटर्स होते हैं ना, ये बड़ा टोन सेट करते हैं। डेफिनेटली पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरीके से इनहेरिट किया ना मुल्तान सुल्तान्स को 120 रन से हराया, वो बड़े टॉप ऑफ द गेम पे आएंगे। अब सिर्फ उनके बारे में एक ही है कि चूँकि बाबर इज़ नॉट क्लिकिंग, बट एवरीवन एल्स अराउंड बाबर देर ऑल क्लिकिंग। हारिस खेल गया अच्छा, उनका दूसरा कैडमोर था, आई थिंक ही प्लेड वेरी वेल। फिर समद ने अच्छी कैमियो खेल लिया उनके से बॉलिंग, लेकिन उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है ना, दैट कैन बी द ओनली थिंग वेयर दे कैन प्ले। कराची किंग्स को उनकी बॉलिंग को मिल्क करना है, अगर वो मिल्क कर गए, क्योंकि देखिए स्टेइंग ऑन द विकेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जिस हाफिज़ साहब ने कहा था अब्बास अफरीदी 20-22 स्कोर ना करता तो ये जो स्कोर था 100 से भी नीचे होता। सो अब 130 के स्कोर पे तो यू कांट एक्सपेक्ट कि आप जो है ना किसी भी टीम को हिला सकते हैं, एक्सेप्ट अगर पाकिस्तान की नेशनल स्क्वाड ना गया होगा इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए। सो यहाँ पर कराची किंग्स नीड्स टू प्ले देयर एपेक्स गेम, और ज़ल्मी को चाहिए कि सिर्फ वो वॉट एवर देव गेन देन इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम उसको कैरी रखें। आज मुझे ज़ल्मी फेवरेट लग रहे हैं,
अच्छा, but a knock is due on प्लेयर कौन Warner. सा आपको फेवरेट लग रहा है दोनों टीम्स में? अगर बात करें किस किस प्लेयर से आपको उम्मीद है कि आज ये इसमें कुछ स्पार्क नजर आ रहा है I कि think ये आज कुछ करेगा? Saifert must fire. ओके, और देन अगेन आप बॉलिंग अटैक स्टार्ट करें नबी से और हसन अली से। राइट, नबी का बॉल ने जिस पे उसने बोल्ड किया था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द बैटर, उसने बॉल ड्रिफ्ट किया था कि बॉल पड़ा भी नहीं, हल्का सा बाहर निकला और सीम वाज रोटेटिंग टुवर्ड्स द लेग स्टंप और उसने अच्छा आउट किया। इनसे नबी एंड हसन अली इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग फ्रॉम कराची, बैटिंग में साइफर्ट, आउटसाइड से तो यू कैन नेम 3। लेकिन उस पर फिर भी स्टॉपी फील्डिंग थी मुल्तान की। मुल्तान इफ दे हैड फील्डेड वेल, अगर बाउंड्री उन्होंने सही कैचिंग पोजीशन पे होते तो शायद मैच का कंप्लेक्शन पिछले का भी डिफरेंट हो सकता था। हाफिज साहब अगर हम कल की बॉलिंग देखें कराची किंग्स की, आपको लगता है कि कल जिस तरह से नबी को हमने यानी हम हसन अली के अराउंड रहे काफ़ी ज़्यादा, आज भी इसी तरह से कुछ प्लानिंग होगी या कुछ चेंज होना चाहिए? अगर देखा देखिए जाए डिपेंड करता है ना पिच क्या ऑफ़र कर रही है, पिच क्या Right. ऑफ़र कर रही है। अगर आप मीर हमज़ा को नए बॉल के लिए खिलाते हैं और ये भी है। जब आप ये कहें कि वो चेंज पे चला जाए तो फिर वो उतना मौसर नहीं होगा। तो ये लिमिटेशंस हैं, आपको पिच क्या ऑफ़र कर रहा है और आपने 20 ओवर देखने हैं और उन 20 ओवर्स में आपके पास कौन कौन से बॉलर्स हैं जिनको आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अब अगर देखिए 3-4 प्लेयर्स अगर आपके परफॉर्म नहीं करेंगे ना किसी भी टीम के, और टॉप 4 बैटिंग में टॉप 4 अगर अच्छा खेल जाते हैं तो नीचे से फिर आपको हल्की हल्की इनिंग्स मिलती हैं, वो वैसे ही लग जाती हैं। ठीक है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, इम्कानात ज़्यादा होते हैं क्योंकि एक प्लेटफॉर्म आपको सेट मिलता है, बॉलिंग गिरी होती है। टॉप 4 अगर आपके अच्छे खेल जाते हैं तो फिर बाद में आने वालों के लिए ज़रा सहूलत हो जाती है। इसी तरीके से जब आपके बैट्समैन बॉलर ऊपर के अच्छा कर जाएँ तो नीचे वालों को एतमाद मिलता है और मुखालिफ टीम दबाव में होती है, और उसी दबाव का फ़ायदा दोनों सूरतों में होता है, जब आप बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं। ये अब डिपेंड करता है कि क्या सोच रही है कराची की टीम, कराची किंग्स किस तरीके से सोच रही है, उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या वो अपने फास्ट बॉलर्स के साथ अब्बास भी तो उन्हीं की तरफ से खेलते हैं ना। तो चेंज के ऊपर आप क्या करना है, आपने फर्स्ट चेंज के ऊपर आपने किसको लेके आना है, किसको कहाँ पर इस्तेमाल करना है, किसको आप रोक सकते हैं। जब आप पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं तो शुरू में अगर आप अगर साइम लंबा खेल जाते हैं तो जिस मर्जी बैट बॉलर को उसके सामने लगा दें तो उसने थोड़ा रुकना है, वो तो उसको टाइम की ज़रूरत है। जो टाइम अगर साइम 35, 40 से 50 बॉल्स खेलता है और फिर वो नक्शा मैच का और होगा। ठीक है, सो इसलिए ये एक उसने भी एक मैच में रन्स किए हैं, 2 मैचेस में उनके से रन्स नहीं हुए हैं। तो जहाँ पर अली रज़ा पर निगाहें हैं पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ता निगाह से, साइम के रन्स करना भी बहुत अच्छा है क्योंकि अभी उनको PSL में आने से पहले ज़्यादा बेहतरी होता कि वो कुछ मैचेस खेलते, प्रैक्टिस मैचेस खेलते, क्लब में जाते, इधर उधर जाते, थोड़ा टच में उस तरीके से आते, फिर उस क्रिकेट में आते जो आपको बराह रास्त नज़र आ रही है, तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन आप चूँकि लीग क्रिकेट है, बहुत ज़्यादा लोगों के चीज़ें जुड़ी होती हैं मुख्तलिफ मामलात में, तो वो तरजीह देते हैं कि चलें कोई बात नहीं। और फिर जो फ्रेंचाइज मालिकान है वो भी अफोर्ड करते हैं, उनको भी एक फ़ेस वैल्यू की तो ज़रूरत होती है, तो वो कर लेते हैं यार। अगर 1-2 मैचेस में परफॉर्मेंसेस नहीं भी होती हैं तो ठीक है, अगर 2-4 मैचेस में भी, अगर 10 मैचेस में साइम ने 3-4 मैचेस में भी परफॉर्म कर दिया तो पेशावर के लिए मैच तो वो एक साइड पे कर सकते हैं। सो अगर वो कुछ मैचेस बराह रास्त नशर होने वाले मैचेस से पहले खेल के आते, अच्छे अंदाज मेरी ऐप करके वापस आते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन उसके बावजूद भी उनको स्किल का तो इशू नहीं है ना किसी भी जगह पर। ठीक है, क्लिक करना है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, आप सब चीज़ें आपकी ठीक चलना शुरू होती हैं टाइमली, तो आप बहुत शानदार अंदाज में परफॉर्म करने की उनमें सलाहियत मौजूद है। तो जहाँ पर कुछ और नौजवान खिलाड़ी हैं इस लीग में जिसके ऊपर पाकिस्तान की बिलखसूस T20 क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है उनका मुस्तकबिल, तो साइम भी उन्हीं में से हैं। बाबर रन्स नहीं कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बहस और मुबाहिसा उन्हीं के नाम पर होता है कि वो उनका क्या मसला है, क्योंकि अभी तक वो 3 मैचेस मेरा ख्याल उन्होंने खेले हैं, वो डबल फिगर में नहीं गए हैं। तो उनके ऊपर इनिंग्स जो है वो उधार है, उनको करना है। अमूमी तौर पर बड़े बल्लेबाज 2-3 मैचेस के बाद 3-4 मैचेस अगर नहीं कर पाते हैं तो वो एक वापस आ जाते हैं उस सेंस में। बिल्कुल ऐसे उनके लिए पेशावर ज़ल्मी के लिए बेहतर ये रहा कि बाबर और साइम के रन्स ना करने के बावजूद नीचे से हारिस ने, टेकेसी ने और उनके अब्दुल समद ने, मिचल ने, इन्होंने एक ऐसी बैटिंग की, एक प्लेटफॉर्म अच्छी, मतलब टीम दबी हुई थी जब हारिस ने चार्ज किया, उसी का फ़ायदा TKC को हुआ। ये नहीं है कि TKC का फ़ायदा हारिस को हुआ, हारिस का फ़ायदा सब ने उठाया। जो हारिस ने चार्ज किया उसका सब ने फ़ायदा उठाया हारिस को। और उस हारिस की जो एक अच्छी चीज़ ये जो आखिरी मैच में हुआ
कि वो आप उसको अक्सर बेशतर आउट होने के बाद जाते हुए देखेंगे ना, तो आपको लगेगा नहीं कि उसको फ़र्क पड़ रहा है। हाँ। लेकिन अब जो है, अब उसके चेहरे के तासरात और जिस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज है, वो लगता है कि उसको अपनी, अब ये लोग कहते हैं ना विकेट लो वैल्यू, उसको अपनी विकेट के वैल्यू के ऊपर जाना है। क्योंकि अगर उसका मुस्तकबिल है, उसने पाकिस्तान के लिए खेलना है, तो उसकी विकेट की वैल्यू होनी चाहिए। क्योंकि वो खिलाड़ी है जो आपके मैच का नक्शा बदल सकता है। सो वो अपने आप को कोस रहे थे जब वो आउट होके गए थे जिस मौके पर, क्योंकि 21-22 बॉलों पर 40-45 रन कर दिए थे। तो ये रन वो जितने भी मर्जी करें, लेकिन जब आपको तकलीफ होना शुरू हो जाए ना आउट होने के बाद, वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। आपको पता है यार मैंने आउट नहीं होना, मेरे पास बाकी बॉल्स पड़े हुए, मैं क्यों छोड़ के जाऊँ। सो ये उसके लिए भी, हारिस के लिए और फिर पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत खूबसूरत पॉइंट हाफिज़ साहब आपने रेज़ किया। एक और चीज़ है, अगर हम उसका जिक्र करें राना साहब, हमने देखा कि ना कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि चेयरमैन साहब की गुफ्तगू के बारे में उस पर बात हुई। उसके कुछ देर बाद जो है वो एक और चीज़ सामने आई कि जेसन गिलेस्पी ने कुछ इजहार किया था कि मेरी तनख्वाह अभी तक अदा नहीं हुई है 4 महीने की, और काफ़ी माह की मेरी तनख्वाह अदा नहीं हुई है। फिर पीसीबी ने उसके ऊपर अपना जवाब दिया। पीसीबी ने कहा कि हम तरदीद करते हैं इस बात की, क्योंकि जेसन गिलेस्पी खुद छोड़ कर गए हैं कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तो उनको हमें ये रकम अदा करनी है, हमें उन्हें नहीं देनी है, क्योंकि अगर वो छोड़ के जाएंगे तो फिर उनका बनता है। तो ये गुफ्तगू कहाँ से आई और कब आई, और इसका जवाब इस वक्त दिया गया, क्या सर पैर है इस बात? I would say it's a tale of two different professionals. Gary Kirsten was also the way they went. मैं उसको कंडोन करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गैरी जिस तरह गया या गिलेस्पी को जिस तरह जाना पड़ा, it doesn't put a good name to our cricketing structure, or in fact not the structure as how the PCB works. लेकिन I don't see a reason of him bragging about it now. Again and again, every second, third week he says something about either आके board या remunerations उसको पूरे नहीं मिला है. I mean, let's rest it for good now. अगर PCB के उसका कोई इशू था, and if it is something that he contract में किया था ना सरकार, हाँ. तो ये सब बातें जो वही बात अक्सर हाफिज़ भी कहते हैं, लड़ाई के बाद जो याद है उसको अपने मुंह पर लगा लेना चाहिए. आई डोंट सी एनी रीजन बिकॉज ही हैज़ बीन रिडिक्यूलिंग पाकिस्तान क्रिकेट नाउ. तो आई थिंक गिलेस्पी को थोड़ी ग्रेस शो कर देनी चाहिए. कितने पैसे उसके रह गए होंगे, तो टॉक टू द बोर्ड इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पाक passion or जो भी like who is he trying to please actually? I just want, I'm so sorry to cut you. No, I understand. Who is he trying to please, and why would he again talk about PCB? आपको पता है, I'm a big critic of PCB, the way that they operate. But what's the point in him bragging about Pakistan has been paid, Pakistan is doing this, that has happened, Tim Nelson को निकाल दिया, फिर भी पुरानी बातें लेके आया था. Whatever is done, ठीक है. That's it. The grace वाला word was good enough. Exhibit some grace. काफ़ी डिस्कशन हमारी भी बाकी है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म होता है. अभी के लिए आपसे मुलाकात करेंगे. बिल्कुल IPL का मैच जो है वो शुरू होने में अभी कुछ ही देर होगी, और PSL का मैच शुरू होने में भी कुछ ही देर होगी. तो हम आपसे प्री मैच डिस्कशन के लिए आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे. हाफिज़ साहब और ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने कहा, हमें आपको ज्वाइन किया. अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा. वी विल कैच यू बैक. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.